बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। क्या यतीम पोते या पोतियाँ या यतीम नवासे या नवासियाँ अपने दादा या नाना की विरासत में से या उनके तरका में से हिस्सेदार हैं या नहीं हैं? आज हम इस सवाल के जवाब को डिस्कस करने जा रहे हैं इस प्रोग्राम में। और आज का टॉपिक में भी थोड़ा सा लेंथी हो, लेकिन आप यकीन जानिए कि ये हम जैसे जो कानून के तालिब इल्म हैं और उन तमाम लोगों के लिए कि जो इस सारे मामले में से या इस तरह की लिटिगेशन में से गुजर टॉपिक, उनके लिए बहुत ही मुफीद और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस सवाल का जवाब जो दिया गया है वो है सेक्शन 4 मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 में। जो उसकी लीगल लैंग्वेज है उसको अगर मैं आसान उर्दू में बयान करूं तो वो ये है कि अगर विरासत के शुरू होने से पहले दादा दादी या नाना नाना या नाना नानी के किसी लड़के या लड़की की मौत वाक़या हो जाए, यानी दादा दादी या नाना नानी जो भी हैं जिनको मुरसियाला कहते हैं, उनकी ज़िंदगी ही में उनका कोई लड़का या लड़की फौत हो जाए, तो इस फौत शुदा लड़के या लड़की के बच्चों को अपने दादा या नाना की विरासत में से जब वो फौत हो जाएं तो उस विरासत में से ये पोते या पोतियां उतने ही हिस्से के मालिक होंगे। इनको उतना ही हिस्सा मिलेगा जितना हिस्सा इनके वालिदैन को मिलता अगर वो जिंदा होते। ये सेक्शन 4 है कि जिसमें यतीम पोतों और पोतियों, नवासों नवासियों को अगर उनका बाप अपने इन बच्चों के दादा की मौजूदगी ही में, जिंदगी ही में फौत हो जाए, तो ये भी अपने दादा या नाना के मरने पर उसकी विरासत में से उतना ही हिस्सा लेंगे जितना इन बच्चों के बाप को या इन बच्चों की मां को मिलता। ये मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस की 1961 की सेक्शन 4 है। नाजरीन, चूंकि ये कानून इस्लामी उसूलों के मुनाफी था और आर्टिकल 203D कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान यानी आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 203D में फेडरल शरीयत कोर्ट को ये अख्तियार दिया गया है, ये पावर्स दी गई हैं कि अगर फेडरल शरीयत कोर्ट किसी कानून को, चाहे वो फेडरल लॉ हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट का बनाया हुआ कानून हो, अगर फेडरल शरीयत कोर्ट किसी कानून को गैर इस्लामी समझती है या इस्लाम के उसूलों के मुनाफी समझती है, तो इस आर्टिकल 203D के तहत फेडरल शरीयत कोर्ट को यह इख्तियार हासिल है कि वो इस कानून को गैर इस्लामी करार दे सके। चूंकि यह कानून सेक्शन 4 गैर इस्लामी था और इसके बारे में मुख्तलिफ शरीयत पिटीशंस भी फेडरल शरीयत कोर्ट में दायर की गई थी, इसलिए फेडरल शरीयत कोर्ट ने अपने फैसला PLD 2000 FSC पेज 1 में इस कानून के बारे में दायर की गई शरीयत पिटीशंस का फैसला करते हुए इस कानून यानी सेक्शन 4 को गैर इस्लामी करार दे दिया और साथ ही सदर पाकिस्तान को ये हदायत भी जारी कर दी कि वो इस कानून में इस्लामी उसूलों के मुताबिक तरमीम करें। और फेडरल शरीयत कोर्ट ने साथ ही उस जजमेंट के, उस फैसला के जरिए ये अहकामात भी जारी किए कि सेक्शन 4 31 मार्च सन 2000 से गैर नाफिजुल अमल कल अदम या गैर मुसर होगा। फेडरल शरीयत कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ हुकूमत ने आईन पाकिस्तान की आर्टिकल 203F के तहत सुप्रीम कोर्ट में एक इस फैसले को चैलेंज किया और इस फैसले के खिलाफ अपील दायर की। अब यहां पर सबसे जो अहम नुक्ता है वो ये है कि जो आर्टिकल 203D क्लास 2 की प्रोवाइजो है उसमें यह मेंशन किया गया है कि फेडरल शरीयत कोर्ट का कोई भी फैसला उस वक्त तक नाफिजुल अमल नहीं होगा या मुअस्सर नहीं होगा जब तक सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील की मुद्दत जो है वो एक्सपायर हो जाए, या दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर
फेडरल शियत कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाए, तो इस चैलेंज करने की वजह से जब तक सुप्रीम कोर्ट इस अपील पर फैसला नहीं कर देती, तब तक फेडरल शियत कोर्ट का फैसला नाफिजुल अमल नहीं होगा। अब चूंकि गवर्नमेंट ने फेडरल शियत कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है, इसलिए जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इस फैसले या इस अपील पर कोई फैसला नहीं आ जाता, तब तक फेडरल शियत कोर्ट का फैसला जो है वो एप्लीकेबल नहीं है, वो नाफिजुल अमल नहीं है, वो गैर मुसर है। तो इस तस्वीर का दूसरा रुख क्या हो गया? दूसरा रुख इसका यह हो गया कि जो सेक्शन 4 है, जो यतीम पोते और पोतियों को दादा नाना की विरासत में से हिस्सा देता है, वो मुसर है, वो एप्लीकेबल है, वो नाफिजुल अमल है। जब तक सुप्रीम कोर्ट अपना कोई फैसला नहीं जारी कर देती, तब तक सेक्शन 4 जो है वो एप्लीकेबल होगा और फेडरल शियत कोर्ट का फैसला जो है वो अब भी मुसर नहीं है। सेक्शन 4 के हवाले से आपके मुख्तलिफ किस्म के सवालात भी आ जाते हैं, और उनमें से एक सवाल जो है वो ये है कि क्या ये जो बच्चे या लड़का लड़की जो अपने वालिदैन की जिंदगी में फौत हो गए थे, तो क्या इनके बच्चों ही को सिर्फ विरासत में हिस्सा मिलेगा, या अगर इस फौतशुदा लड़के बेवा हो तो वो भी हिस्सेदार है? इस बारे में जो PLD 2023 पेशावर पेज 6 और दूसरी एक जजमेंट है PLD 2022 इस्लामाबाद की 360, जो पेशावर हाई कोर्ट की जजमेंट है, उसमें उन्होंने ये बड़ा क्लियरली ये मेंशन किया है कि जो सेक्शन 4 है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो यतीम पोते पोते या नवासियों के बारे में है। ये उन फौतशुदा जो लड़का था उसकी जो बेवा है उसके बारे में ये नहीं है। यानी कि एक बहू जो है, बेवा डेफिनेटली बहू बन जाएगी उस ससुर की, तो बहू जो है वो अपने ससुर की जायदाद में से हिस्सादार नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ जो पोते और पोतियां हैं या नवासी नवासियां हैं वो हिस्सादार होंगे। और सेम यही प्रिंसिपल जो है वो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट है उसमें भी ये बयान किया है, और उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो इस सेक्शन 4 के अंदर जो वर्ड्स यूज हुए हैं वो चिल्ड्रन के यूज हुए हैं, यानी कि उस मुतवफ़ी के बच्चे, तो उस मुतवफ़ी के जो चिल्ड्रन वाला वर्ड है उसको आप स्ट्रेच करके उसमें बेवा यानी विडो वाला वर्ड आप इंक्लूड नहीं कर सकते। तो उसको भी उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल जो है जो बिल्कुल लिमिटेड होगा, ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों तक महदूद रहेगा, और इसमें उस फौतशुदा जो लड़का था उसकी जो बेवा है वो शामिल नहीं है, क्योंकि ये विरासत नहीं बनेगी। जितना इस कानून में मेंशन है उतना ही इसको पढ़ा जाएगा, उसके अलावा कोई बंदा इसमें हिस्सेदार नहीं हो सकता। फिर इसमें एक अगला सवाल ये भी आया कि क्या जो पड़पोते हैं ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन, क्योंकि ग्रैंड चिल्ड्रन तो हमने पढ़ लिया कि वो तो हिस्सेदार हैं, तो क्या ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन भी हिस्सेदार हैं? तो इस हद तक यानी पड़पोते पड़पोतियां पड़नवासे पड़नवासियां, इस हद तक जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है 2022 SCMR पेज 1131, इस जजमेंट में भी उन्होंने ये कहा है, और इस जजमेंट में भी उन्होंने जो चिल्ड्रन की डेफिनेशन की है उन्होंने ये कहा कि चिल्ड्रन की डेफिनेशन को आप स्ट्रेच करके ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन तक नहीं ले जा सकते, वो सिर्फ बच्चे ही होंगे उस फौतशुदा शख्स के, आगे पड़पोते या पड़पोतियां या पड़नवासे उसमें शामिल नहीं है। 2021 CLC पेज 1821, यह भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट है। तो इस जजमेंट में यह बात की गई है कि अगर जो फौतशुदा शख्स है उसके जो अगर आगे से 3 बच्चे हैं, तो क्या हर बच्चा अलग-अलग हिस्सा लेगा? यानी अगर बाप जिंदा होता तो उसकी मलकियत बन रही है 5 मरले, तो क्या हर बच्चे को 5-5 मरले मिलेगी? तो इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने कहा कि नहीं, क्योंकि बाप जो था अगर वो जिंदा होता तो वो सिर्फ 5 मरले का मालिक था या 5 मरले उसको मिलते,
तो अब उसके आगे से 3 बच्चे हैं तो वो 5 मरले 3 बच्चों को इकट्ठे मिलेंगे। ये नहीं होगा कि तीनों बच्चों को अलग-अलग 5 मरले मिलेगा, नहीं, जितना हिस्सा बाप का था उतना ही हिस्सा आगे बच्चों को मिलेगा। तो अगर बच्चे ज्यादा होंगे तो वो बाप का जो हिस्सा है वो उतने बच्चों में तकसीम हो जाएगा। ये नहीं है कि हर बच्चा वो एक अलग-अलग हिस्सा लेगा। इसी तरह PLD 2012 सुप्रीम कोर्ट 217, इस जजमेंट में एक ये भी फैसला किया गया कि ये जो कानून है, इस कानून का जो नाफिजुल अमल होगा ये प्रोस्पेक्टिव इन नेचर है, ये रिट्रोस्पेक्टिव इसका इफेक्ट नहीं होगा। इसका प्रोस्पेक्टिव और रिट्रोस्पेक्टिव का मतलब ये है कि जब से ये कानून बना है, ये कानून बना था 1961 में, तो 1961 के बाद या 1961 ही से ये कानून जो है वो नाफिजुल अमल होगा। 1961 से पहले जो है, अगर कोई ट्रांजैक्शन हो चुकी है या कोई बंदा पहले फौत हो चुका है, तो उस वक्त ये कानून चूंकि बना ही नहीं था तो इसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट यानी इसका इफेक्ट पीछे से नहीं होगा। जैसा कि जिस जजमेंट का मैंने हवाला दिया, इस जजमेंट में जो दादा थे वो फौत हुए थे 1956 में, और जो उनका बेटा था वो फौत हुआ था 1955 में। तो फिर उस पर एक दावा दायर किया गया पोतों की तरफ से। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि दादा भी इस कानून से पहले फौत हुआ है 1956 में और बाप भी इससे पहले फौत हुआ है 1955 में, तो इसलिए ये जो कानून है इनको बच्चों को फायदा नहीं देगा। हाँ, अलबत्ता एक बात ये जरूर है कि अगर बाप बेशक इस कानून के बनने से पहले फौत हो जाए, यानी अगर बाप 1950 में फौत हो गया, 1955 में फौत हो गया, क्योंकि कानून तो 1961 में बना है, बाप अगर पहले फौत हो जाता है इस कानून के बनने से, लेकिन चूंकि दादा इस कानून के बनने से बाद अगर फौत होता है, यानी कानून 1961 में बना है, तो वो 1961 के बाद 1962 में फौत होता है, या 1961 में जो उस कानून के बनने की डेट है उस डेट के बाद अगर दादा फौत होता है, तो विरासत जो है वो दादे के मरने पर ओपन होती है। तो ऐसे बच्चों को इस कानून का फायदा जरूर होगा। तो इसका ये जो सिंपल मकसद है या जो सिंपल इसका अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि जो दादा है, नाना है या नानी है या जो भी मोरिस आला है, उसका फौत होना इस कानून बनने के बाद जरूरी है। अगर वो इस कानून के बनने के बाद फौत होता है और बाप बेशक पहले भी फौत हो जाता है कानून बनने से, तो तब भी इन बच्चों को इस कानून का फायदा होगा। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।